हाय स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट की लेक्चर सीरीज में। और आज हमारा लेक्चर नंबर 25 या हिंदी में कह लीजिए 25। ठीक है, पिछले 3-4 लेक्चरों से हम एसी के बारे में ही पढ़ते जा रहे थे। हमने इस लास्ट लेक्चर में हमने आर सर्किट, आरएल सर्किट, आरसी सर्किट और आरएलसी सीरीज सर्किट डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज हम उस सर्किट में ही एसी पावर के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपने डीसी में देखा होगा, एक डीसी सर्किट मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। इसमें आप देख रहे हैं 4 ओम इसका रेजिस्टेंस है, 4 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है। तो अगर आपको इस 4 ओम के अक्रॉस पावर निकालनी है तो आप निकाल सकते हो। पहली चीज़ आप I² R से निकाल सकते हो, दूसरा आप निकाल सकते हो V²/R से, तीसरा आप निकाल सकते हो V/I करके। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन चारों मेथड से इसका क्रॉस पावर निकाल सकते हैं। I है 1 एम्पियर, तो यहाँ से इसकी पावर आ गई है। अगर पहले वाले फॉर्मूले से निकालें तो ये आ गई है इसकी 4 वाट। ठीक है, दूसरे मेथड से V² 4 वोल्ट है तो 16/4 तो ये भी आ गई है आपकी 4 वाट। और सिमिलरली V/I ये भी हो गई है आपकी 4 वाट। ठीक है, तो आपके पास डीसी सर्किट में इस तरीके से पावर निकालने के इतने सारे फॉर्मूलेस थे। आप किसी का भी यूज करके पर्टिकुलर आप किसी भी डीसी सर्किट में पावर आसानी से फाइंड आउट कर सकते थे। ठीक है, मगर अगर हम बात करें आपके एसी सर्किट में, तो एसी सर्किट की पावर को, कंसेप्ट को थोड़ा सा आप ऐसा समझिए। पावर मीन्स आपकी पावर। अब बात करते हैं, ठीक है, इसको पहले रियल लाइफ के एग्जांपल से जोड़ते हैं। आपको हल्का सा इसके केस में पावर का हल्का सा क्या दिलाते हैं, फील दिलाते हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर आपकी बात करें आपकी पावर की, आपकी कितनी पावर है। एक तो है आपकी इंटरनल पावर, जो जिस पावर की बात आप कर रहे हैं, जो मतलब इंटरनल पावर, यह कैसे दीजिए आपकी ट्रू पावर। ठीक है, जो पावर आपकी सचमुच पावर है कि भाई साहब ये बंदा इतना खतरनाक है, आपके बॉडी सोडी ढोले सोले। ठीक है, और लड़कियों के केस में आपकी बोलने की पावर, लड़ने झगड़ने की पावर। ठीक है, ये हो गई है आपकी ट्रू पावर, जो आपकी सचमुच की पावर है। ठीक है, प्लस एक होता है भौकाल। भौकाल जानते हैं? भौकाल मीन्स आपकी पावर के बारे में आपकी उतनी पावर है ही नहीं, हमने क्या मचा दिया, आपके बता दिया कि उससे मत पंगा लेना, बहुत खतरनाक है, बहुत मारता, ये करता है, वो करता है। किस तरीके से? भौकाल वाली पावर आपकी है। ठीक है, तो असल में देखा जाए तो आपकी असली पावर प्लस भौकाल वाली पावर ही आपकी कुल पावर है। लोग आपसे जो डरेंगे वो आपको कौन सी दिखेंगे? वो आपको जो पावर दिखाई देगी वो उसको होगी आपकी आभासी पावर। ठीक है, मतलब आभासी पावर का मतलब आपकी जो एक खुद की असली पावर है। ठीक है, और दूसरी पावर जो आपकी कौन सी वाली पावर है? जो पावर आपकी भौकाल वाली पावर है, जो मतलब लोगों ने आपके बारे में बना के रखा हुआ है। तो अगर देखा जाए, असल में देखा जाए तो आपकी सचमुच वाली पावर कौन सी है? आपकी सचमुच वाली वो पावर ये है। ठीक है, इस भौकाल वाली पावर का क्या है? भौकाल वाली पावर का लोगों ने आपके बारे में फैला रखा है, बहुत खतरनाक बंदा है, एक साथ 6 को बाहर फेंक देता है। फेंकते भले ही आप 2 को हैं, भौकाल क्या मचा दिया? भौकाल मचा दिया, आप एक साथ 6 को फेंक देते हैं। ठीक है, अब होगा क्या? आपकी जो असल में जो पावर अब बाहर जाएगी वो जाएगी आपकी असली पावर प्लस भौकाल वाली पावर। ऐसा कुछ होगा। तो ऐसा कुछ ही कंसेप्ट हमारा एसी सर्किट में पावर का होने वाला है। ठीक है, तो उसको समझने के लिए वहां पे हमारे पास 2 तरीके की पावर आती हैं। ठीक है, सबसे पहले आती है हमारी पी, बोले तो इसको हम बोलते हैं ट्रू पावर या एक्टिव पावर। ठीक है, बहुत सारे इसके नाम हैं, एवरेज पावर। ठीक है, सबसे पहली पावर आपकी हो गई है ये पी, ट्रू पावर, एक्टिव पावर, एवरेज पावर। ठीक है, दूसरी बात करते हैं आपकी क्यू, जो वहां पे आपकी भौकाल वाली पावर हुआ करती थी, वही एसी सर्किट में आपकी हो जाती है रिएक्टिव पावर। ठीक है, और अगर आप इन दोनों पावर्स को जोड़ देते हैं तो आपकी क्या आ जाएगी? आपकी असली पावर आ जाएगी, जिसे हम बोलते हैं एपरेंट पावर। ठीक है,
आप उस कंसेप्ट को थोड़ा रिकॉल कर पा रहे होंगे। ये आपकी असली पावर, ये आपका भौकाल मचा दिया पूरे इलाके में, तो आपकी टोटल पावर क्या हो जाएगी, इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो इस तरीके से जो है आपकी ये हो जाएगी अपरेंट पावर। ठीक है, अब इसको कैसे समझेंगे, क्या समझेंगे, क्यों मैंने ऐसे भौकाल वाले पावर बोला, धीरे धीरे जो हम आगे समझते जाएंगे तो फिर हमारे समझ में ये आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपकी एसी सर्किट में जो है ये पावरें होती हैं, और इन दोनों पावर का जो है आपका वेक्टर सम, कैसा सम, वेक्टर सम जो है आपका अपरेंट पावर आता है। ठीक है, एस बराबर होता है पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। ठीक है, ये आप जिसे कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में लिखना चाहें तो आपका एस हो जाता है पी प्लस जे क्यू। ठीक है, अब आप देखिए यहां पे, क्योंकि अभी तक जो है आपने जो पढ़ रहे थे डीसी पढ़ रहे थे, डीसी में तो वोल्टेज और करंट के बीच फेज एंगल कुछ नहीं होता था। यहाँ क्या होता है आपका, यहाँ आपका सपोज ये वोल्टेज है और ये करंट है, तो इन दोनों के बीच का फेज एंगल सपोज है फाई। तो अगर हम पर्टिकुलर इस केस की बात करें यहाँ पे, तो इस केस में अगर आप देखें तो S इज इक्वल टू जो हो जाएगा आपका पावर जो होगी, अगर ये V है ये I है, ठीक है, इसको मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, ये VRMS है और ये क्या है, ये IRMS है। ठीक है, तो आपकी S हो जाएगी यहाँ से VRMS इंटू IRMS। ठीक है, ये हो गई है आपकी अपरेंट पावर किसी भी सर्किट की। आपकी P जिसे आप बोल रहे हैं एक्टिव पावर, ये एक्टिव पावर जो है आपकी हो जाएगी पहली चीज VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस ऑफ फाई। फाई क्या है, IRMS और VRMS के बीच का एंगल। ठीक है, सिमिलरली आपका Q जो हो गया है, ये Q हो गया है आपका VRMS इंटू IRMS इंटू साइन फाई। ठीक है, इन सब पावरों के बारे में जो है अभी बस मैंने केवल आपको इतना बताया है, अभी आप जो है केवल इनके फॉर्मूले लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए अगर बात करें इसकी किस चीज की, इसकी यूनिट्स क्या होंगी। ठीक है, तो S है VRMS की वोल्टेज की वैल्यू, VI की वैल्यू, I तो ये हो गया है आपका, इसकी वैल्यू हो गई आपकी kVA। ठीक है, kVA या VA में आप लिख सकते हैं, आपकी इच्छा है। ठीक है, अगर बात करें इसकी तो इसकी यूनिट हो गई है VRMS IRMS इंटू कॉस फाई, अगर आपका हो गया है तो ये हो गया है किलो वाट। ठीक है, और अगर आप बात करें आपकी Q की रिएक्टिव पावर की, तो इसकी होती है kVAR। ठीक है, इसको जैसे जैसे जो हम सर्किट बनाते जाएंगे तो जो है आपको और अच्छी समझ में आएगा कि इस वाली पावर को मैंने आपकी भौकाल वाली पावर क्यों कहा, इसको मैंने वास्तविक पावर क्यों कहा, और इसको टोटल पावर क्यों कहा। ठीक है, इसके जो है जब हम आगे फिगर बनाएंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अभी केवल इतनी जानकारी पर्याप्त है, इसकी यूनिट क्या होती है, ये क्या होती है, इसका क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलिए अब जो है इस कंसेप्ट को समझने से पहले, ठीक है, आपको थोड़ा सा जो है एक चीज़ रिकॉल करनी पड़ेगी, जो थोड़ा सा जो मैं हल्का सा आपको रिकॉल करा दूं। आपके जो है सर्किट में R होता था, L होता है। ठीक है, L और C को जो है आप क्या करते थे, इस X में ही डिनोट करते थे। यहाँ पे L भी आपका होता था और यहाँ पे आपका C भी होता था। ठीक है, X के अंदर ही आता था, आपका रिएक्टेंस के अंदर आता था। ठीक है, तो आपका जो Z की जो वैल्यू हो जाती थी वो R प्लस J X आपकी वैल्यू हो जाती थी। अब ये X पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, अगर दोनों सर्किट में है, L और C दोनों एक साथ हैं, तो आप इसे लिख सकते थे R प्लस J XL माइनस XC, कुछ इस तरीके से जो है आपका इम्पिडेंस होता था। ठीक है, Z हो गया है आपका इम्पिडेंस। ठीक है, ये हो गया है इम्पिडेंस, ये मैंने बना दिया है यहाँ पे। ठीक है, आप लोग जो है एक एक पॉइंट जो है नोट्स बिल्कुल अच्छे तरीके से बनाया कीजिए, बिल्कुल बॉक्स के अंदर पैक करके लिखा कीजिए। इससे क्या होगा, आपको समझने में आसानी होगी और पावर को समझने में भी आसानी होगी। ठीक है, चलिए अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा देखें, थोड़ा सा जो है मैं कुछ ट्रायंगल यहाँ पे बना रहा हूँ आपके पास। ठीक है, क्या है, ये है आपका R, ये है आपका X और ये है आपका Z। ठीक है, अगर बात करें, और ये एंगल आपका आता था फाई, जिसे आप क्या बोलते थे, फेज एंगल, या इससे आपका जो है पावर फैक्टर भी निकल जाता था सीधा सीधा, वो आपका हो जाता था कॉस फाई इज इक्वल टू R अपॉन Z। ठीक है, चलिए अभी जो है मैंने सबसे पहले जो मैंने ट्रायंगल बनाया, इसे बोलते हैं इंपिडेंस ट्रायंगल। ठीक है, इंपिडेंस ट्रायंगल के बाद जो है मैं वोल्टेज ट्रायंगल बनाता हूं। ठीक है, कौन सा ट्रायंगल मैं बनाता हूं,
वोल्टेज ट्रायंगल, ठीक है, इसी के केस की अगर मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। चलिए, हो सकता है आपको जो है कुछ कंफ्यूजन सा, अगर यहां पे हल्का सा भी कंफ्यूजन लग रहा है तो ये मान लीजिए ये कोई सर्किट मैंने आपका यहां पे बनाया, ये इसका रेजिस्टेंस है और यहां पे जो है एक्स आया है कुछ, ठीक है। इस एक्स को मैंने बॉक्स में इसलिए दिखाया, मुझे नहीं पता इसके अंदर इंडक्टर है या कैपेसिटर है, ठीक है। यहां तक तो चीजें क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ये आर हो गया है, ठीक है। अब जो है ये क्लोज सर्किट है आपका, यहां से जो है आपकी जो है कोई करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। ये कोई V मैंने मान दिया है, ठीक है, और ये I करंट आपकी ये मान दी है, ठीक है। चलिए, इसको जो है ये अब आपको हल्का सा समझ में आया होगा। अगर आप जो है इस सर्किट का ही इंपेडेंस ट्रायंगल बनाओ तो आप जो है इस तरीके से इंपेडेंस ट्रायंगल बन जाएगा। आपको V और I के बीच क्या फेज एंगल आएगा वो आप केवल, इतनी बड़ी कैलकुलेशन आपको नहीं करनी है, आपने केवल इंपेडेंस ट्रायंगल बताया, आपने V और I के बीच जो है क्या एंगल बनेगा वो आपने बता दिया, ठीक है। यहां से चलिए, ये इंपेडेंस ट्रायंगल आपने बनाया। इसके अलावा जो है अब जो मैं दूसरा ट्रायंगल बना रहा हूं वोल्टेज ट्रायंगल, वोल्टेज ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसके अक्रॉस I इंटू आर, वेक्टर की फॉर्म में। चलिए, इसको मैंने वेक्टर की फॉर्म में मान लिया है, ठीक है, आपका और कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। और इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, I वेक्टर इंटू एक्स वेक्टर, ठीक है। और इन दोनों का जब सम आप करोगे वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो आप यहां से देखोगे तो आपका वेक्टर V इज इक्वल टू आई आर प्लस आई एक्स, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। तो यहां से अगर आप जो है वोल्टेज ट्रायंगल भी आप बनाते हैं, सपोज आपको जो है इसके अक्रॉस वोल्टेज उसने दे दिया है, उसने कह दिया है इसके अक्रॉस वोल्टेज वी आर है, उस वी आर की वैल्यू ये होगी, और ये वी एक्स है, उस वी एक्स की वैल्यू ये होगी, ठीक है। तो अगर आप इसका इंपेडेंस ट्रायंगल भी बनाते हैं तो आपको पता है यहाँ पे आपका हो जाएगा वी आर, और यहाँ पे जो है आपका हो जाएगा वी एक्स, और ये आपका जो है क्या आ जाएगा, ये आपका नेट वोल्टेज निकल के आ जाएगा V, ठीक है। तो यहाँ से भी जो है अगर आपको ये दो चीज़ें भी पता हैं, ये एंगल आपका हो जाता है फाई, तो इस केस में भी जो है आप जो है निकाल सकते हैं कॉस फाई इज इक्वल टू हो गया है आपका R अपॉन Z जो होता है। सिमिलरली आप यहाँ पे देखेंगे तो वी आर अपॉन V, इसको आप Z भी लिख सकते हैं, V भी लिख सकते हैं, जैसा लिखना चाहे वैसा लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, अगर आपको इस तरीके से भी आप Z को भी लिख सकते हैं, यहाँ पे Z क्या होगा, ये आपको पता है ये 90 डिग्री है, तो यहाँ ऊपर वाले केस में भी जो है आप जो है आसानी से लिख सकते हो कॉस फाई इज इक्वल टू R अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली इस केस में भी आप क्या लिख सकते हो, इस केस में भी आप लिख सकते हो कॉस फाई इज इक्वल टू वी आर अपॉन अंडर रूट क्या वी आर स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहां से जो है आपने वोल्टेज ट्रायंगल बनाया, वोल्टेज ट्रायंगल से भी जो है आप जो है इसको आसानी से निकाल सकते थे, ठीक है। ये दो ट्रायंगल मैं इसलिए यहां पे बता रहा हूं क्योंकि अब जो हमारा अगला ट्रायंगल जो आने वाला है वो हमारे बहुत काम का है, और वो हमारे पावर के लिए जो है काम में आने वाला है, ठीक है। तो अगर आपने दोनों ट्रायंगल नोट कर दिए हैं तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको अब मैं इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है। अब जो है मेरा इंपॉर्टेंट ट्रायंगल जो आता है वो है मेरा पावर ट्रायंगल, ठीक है। एसी के केस में जो है आपको इस पावर ट्रायंगल का जो है बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। यहां देखिए, जैसे आपने वहां बनाया, सिमिलरली इस केस में भी जो है आपका एक ट्रायंगल बनेगा, और जो है जैसे आपको बताया था आपकी जो है एप्रेंट पावर इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू पी प्लस जे क्यू होती है, जहाँ पे जो है P आपकी क्या है, P आपकी है एक्टिव पावर, और आपकी Q क्या है, आपकी रिएक्टिव पावर, ठीक है। यहाँ देखिए, तो ये हो गई है आपकी P, ये हो गई है आपकी Q, और ये हो गई है आपकी S, ठीक है। और अगर आपके बीच में ये एंगल जो है फाई है, तो इस केस में भी जो है आप जो है पावर फैक्टर को बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। आपका कॉस फाई हो जाएगा P अपॉन S, ठीक है। अगर चलिए इसको जो है फॉर्मूले से भी रख के देखते हैं, यहाँ पे आपका P मैंने क्या कहा था किसी सर्किट में जो है वो हो जाएगा V इंटू आई इंटू कॉस फाई, ठीक है। Q आपका जो है Q कहा था, Q आप लिख सकते हैं यहाँ पे V इंटू आई इंटू साइन फाई, और S आपका हो गया है V इंटू आई, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से भी वैल्यू पुट करोगे तो आप देखोगे यहाँ से भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको पावर से भी जो है आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको पावरें दी हुई हैं, आप जो है
पावर से भी जो है आप जो है पावर फैक्टर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब जो है हम यहां से जो है इन थोड़ा पावर के जो है इस कंसेप्ट को समझेंगे। अभी हमने पावर ट्रायंगल से जो हल्का हल्का चीजें समझी, ठीक है। अब देखिए, असल में जो मेरी काम की पावर होती है वो काम की पावर मेरी केवल ये होती है, जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया था, आपकी असली दमदार आप जो हैं वो आप इस पी से हम नापेंगे। सपोज आप कहीं लड़ने चले गए, अब आप मैदान पे उतर गए, मैदान पे आपको लड़ना है तो आपकी भले ही पावर कितनी भी हो, हमने कितना भी लोगों को बता दिया आपके पावर के बारे में कि भाई साहब आप तो बहुत खतरनाक लड़ने में हैं, क्योंकि क्या हुआ, आपने ये भी जोड़ दिया, ये भी जोड़ दिया, ये पावर प्लस आपकी भौकाल, ये पावर प्लस भौकाल हमने दोनों जोड़ दी। आपकी भौकाल के बारे में हमने चर्चे फैला दिए, भौकाल बहुत जबरदस्त है भाई साहब बंदे की, मगर जब लड़ने जाओगे तो भौकाल काम नहीं आएगी, क्योंकि आप तो ग्राउंड में उतर चुके हो, ठीक है। तो यहाँ पे काम की पावर केवल आपकी ये है, आपका जो घर में भी जो बिल आता है इलेक्ट्रिसिटी का, वो केवल किसका आता है, वो आप केवल जो है एक्टिव पावर वाला ही आप लोग पे करते हैं, ठीक है। ये वाला बिल आप लोग पे करते हैं, ना कि इस वाली पावर का या ना कि इस वाली पावर का, ठीक है। वो चलिए वो बाद में डिस्कस करेंगे। हल्का सा जो आपको तीनों पावरों का पता चल गया, आपको पता चल गया पी जो होती है आपकी एक्टिव पावर होती है, ये होती है आपकी किलोवाट, ये आपकी हो गई है क्यू रिएक्टिव पावर, इसकी यूनिट हो गई है kVAR, और आपकी जो है एस जो हो गई है एपरेंट पावर, इसकी यूनिट हो गई है kVA, ठीक है। तो यहां से जो है आपको हल्का हल्का भी यूनिट के कंसेप्ट के बारे में इसका पता चला होगा। अब क्या करेंगे हम, अब जो है हम पहले अलग अलग कंपोनेंट के बिहेवियर को देखेंगे, उसके बाद जो है कैसे पावर कैलकुलेट की जाती है, इसके जो है आपको बढ़िया बढ़िया जो है एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस कराए जाएंगे, आपके कंसेप्ट को बिल्डअप किया जाएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए, अगर हम बात करते हैं सबसे पहला कंपोनेंट, ठीक है, सबसे पहला कंपोनेंट जो सबके दिमाग में आता है वो है आपका रेजिस्टेंस, ठीक है। अब बात करें रेजिस्टेंस के केस में, तो अगर आपने इसका जो है हल्का सा भी जो है फेजर डायग्राम का अगर आपको याद होगा तो आपको पता होगा कि इसमें जो करंट होती है, करंट अक्रॉस रेजिस्टेंस और वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस क्या होता है आपका, सेम फेज में होता है, ठीक है। ये IR यहां से जा रही है, ये प्लस माइनस VR यहां पे है, बात कर रहे हैं रेजिस्टेंस की, ठीक है। क्या कहा था आपको, आपका आइडियल रेजिस्टेंस में वोल्टेज और करंट सेम फेज में होता है, ठीक है। तो अगर बात करें इस केस में आपकी cos फाई की, तो cos फाई हो गया है आपका 0 डिग्री, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर हैं, ठीक है। cos फाई 0 डिग्री, सॉरी V और I आपका सेम फेज में होता है। तो अगर हम बात करें आपकी फेज एंगल की इस केस में, तो फेज एंगल हो गया है आपका 0 डिग्री, ठीक है। चलिए स्टेप वाइज स्टेप अब जो है चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। अब आपके जो है सर्किट में जो पावर जो होती है वो आपको बताया कि एपरेंट पावर इज इक्वल टू एक्टिव पावर प्लस रिएक्टिव पावर, ठीक है, P प्लस JQ, ठीक है। अब बात करें अगर आपकी P के बारे में, तो P आपका होता है, क्या हो जाएगा, V इंटू आई इंटू कॉस फाई, ठीक है, जो इनके बीच का एंगल है, तो आपका हो गया V इंटू आई इंटू कॉस ऑफ फाई। फाई इस केस में हो गया है आपका 0 डिग्री। तो आपकी जो यहां से जो है आइडियल, अभी क्या चल रहा है आपका प्रैक्टिकल रेजिस्टेंस चल रहा है, अभी आपका क्या चल रहा है, आपका आइडियल रेजिस्टेंस चल रहा है, तो उसका क्रॉस पावर आपकी हो गई है VR इंटू IR कॉस 0 की वैल्यू हो गई है 1, ठीक है। तो आपकी ये क्या आ गई है, इसकी यूनिट किलोवाट, ठीक है। अगर अब बात करें रिएक्टिव पावर की इस केस में, तो आपको क्या कहा था, Q आपका जो हो जाता है वो हो जाता है V इंटू आई इंटू साइन फाई, ठीक है। फाई है 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री, तो ये हो गया है आपका 0 डिग्री kVAR, ठीक है, 0 kVAR, ठीक है। अब चलिए अगर आपकी बात करें यहाँ पे अपरेंट पावर की S की, तो S हो गई है आपकी V इंटू आई, ठीक है, तो वो आपकी हो गई है VR इंटू IR, ठीक है। तो आप देख रहे हैं आपके आइडियल रेजिस्टेंस, तो आप देख रहे हैं आपके बिल्कुल आइडियल रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो है आपकी रिएक्टिव पावर क्या होती है, आइडियल रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो है आपकी रिएक्टिव पावर 0 होती है। यहां से क्या समझ में आया, रेजिस्टेंस अपना कुछ भौकाल नहीं मचाता है, जितना बताता है उतना ही निकलता है, ठीक है।
क्या समझ में आया? रेजिस्टेंस के अक्रॉस केवल आपकी एक्टिव पावर होती है, वो कितनी होती है? VR इंटू IR, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से इस फॉर्मूले का अगर यूज करें अब आप, तो आपको पता दिख जा रहा है यहाँ से ये दोनों जो है सेम हो जा रहा है, ठीक है। ये आप कह सकते हो इस केस में जो है S इज इक्वल टू आपका जो है P हो जाता है, ठीक है। एपरेंट पावर इज इक्वल टू द एक्टिव पावर, ये आपकी किस केस में हो जाती है? ये आपकी हो जाती है प्योर रजिस्टर्स के केस में, ठीक है। प्योर रजिस्टर जो अगर आपका सर्किट में है तो आप जो है यहां से पावर निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब जो है दूसरा जो देखते हैं, दूसरा कंपोनेंट हमारे पास था, ये था आपके पास इंडक्टर, ठीक है। सपोज, ठीक है, इसके अक्रॉस जो है करंट है IL और इसके अक्रॉस जो प्लस माइनस जो वोल्टेज आ रहा है वो आ रहा है VL, ठीक है। तो आपको पता है आपका आइडियल इंडक्टर के अक्रॉस आपकी करंट लैग करती है। वो कैसे लैग करती है? अगर आपका ये VL है तो ये जो है आपका IL होगा और ये एंगल जो है आपका क्या होगा? ये एंगल आपका जो है 90 डिग्री होगा, ठीक है। चलिए यहां से जो है अगर आप अब पर्टिकुलर इस केस में बात करें, ठीक है, इस केस में जो है आपकी वही पावर का सम इज इक्वल टू S इज इक्वल टू P प्लस JQ होगा। मैं ऐसा करता हूं इनके बीच लाइन खींच देता हूं, लाइन नहीं खींचूंगा तो पता चले आप लोग जो है कंफ्यूजन हो गए, ठीक है। एक अच्छी सी सीट यहाँ पे बनने वाली है आप लोगों के लिए, अच्छी सी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो अगर आपको जो है इस सर्किट के लिए भी आपको P निकालना हो, आपकी एक्टिव पावर, वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी आपकी VL इंटू IL इंटू कॉस ऑफ फाई, ठीक है। इस केस में अगर आप देखें तो आपका फाई कितना डिग्री है? इस क्वेश्चन में जो है आपका फाई है 90 डिग्री, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे 90 की वैल्यू आपने जैसे ही रखी तो आपका जो है कॉस 90 हो गया है 0, तो ये हो गया है आपका 0 किलोवाट, ठीक है। तो क्या समझ में यहाँ से आया? आइडियल इंडक्टर के अक्रॉस आपकी एक्टिव पावर कितनी होती है? आइडियल इंडक्टर के अक्रॉस आपकी एक्टिव पावर 0 होती है। मींस आपका इंडक्टर किसी भी सर्किट में पावर कंज्यूम नहीं करता है, ठीक है। आपका इंडक्टर किसी भी सर्किट में पावर कंज्यूम नहीं करता है। इस पॉइंट को स्टार बना के नोट कर लीजिए, ठीक है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि उसके बीच एंगल 90 डिग्री है, वो हो गया है 0। तो इंडक्टर क्या काम करता है? चलिए वो आगे देखते हैं, ठीक है। इंडक्टर के अक्रॉस अगर आप जो है इसकी रिएक्टिव पावर निकालोगे तो ये हो जाएगी VL इंटू IL इंटू साइन फाई, ठीक है। साइन फाई बोले तो साइन 90, साइन 90 की वैल्यू हो गई है आपकी 1, तो आपका यहां से हो गया है ये VL इंटू IL, ठीक है। तो आपके आइडियल इंडक्टर के अक्रॉस आपकी केवल और केवल रिएक्टिव पावर आती है, वो होती है VL इंटू IL। तो क्या समझ में आया? इंडक्टर केवल अपना Q वाली पावर है, केवल भौकाल बना के रखता है ना। सर्किट में जो है पावर क्या करता है? सर्किट में उसके अक्रॉस पावर कंजम्पशन जो है कितना होता है? 0 वाट होता है। ये आपने यहां से देख लिया, केवल भौकाल बना के रखता है। इस भौकाल का क्या यूज होगा? ये आप जब मशीन का आप कंसेप्ट समझेंगे तो वहां पे आपके समझ में आएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो है थोड़ा सा जो है मैं और एक बात आपको समझा दूं। ये जो है मैंने आपको थोड़ा पावर डिलीवर और पावर एब्जॉर्ब का कंसेप्ट बताया था, ठीक है। क्या मैंने कहा था? ठीक है, अगर आपका सर्किट में कोई चीज़ पावर डिलीवर कर रही है तो पावर डिलीवर को जो है हमेशा आप नेगेटिव सिंबल से दिखाते थे, और अगर आपका जो है सर्किट में क्या कर रहा है, वो पावर एब्जॉर्ब कर रहा है, तो आप जो है उसे पॉजिटिव सिंबल से दिखाते थे, ठीक है। ये मैंने आपको जो है डीसी में भी बताया था, मगर स्टैंडर्ड कन्वेंशन है, ये हमारा आगे भी चलेगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें आइडियल इंडक्टर की, तो आपका आइडियल इंडक्टर सर्किट में क्यों बोले तो रिएक्टिव पावर को क्या करता है? कंज्यूम करता है, ठीक है। तो रिएक्टिव पावर को ये कंज्यूम करता है, ठीक है। रिएक्टिव पावर को ये कंज्यूम करता है, और कंज्यूम वाली रिएक्टिव पावर जो है आपकी पॉजिटिव साइन की रहेगी, ठीक है। यदि आप
कंज्यूम रिएक्टिव पावर इसे आप लिख सकते हैं, या आप इसे लिख सकते हैं इंडक्टर के अक्रॉस करंट क्या होती है, इंडक्टर के अक्रॉस करंट लैग करती है, तो आप इसे ये भी लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं लैगिंग VAR भी आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, रिएक्टिव पावर जो है अब आपकी Q दो तरीके की होंगी, उसको थोड़ा आगे समझेंगे। फिलहाल आप समझ लीजिए जो इंडक्टर है, इंडक्टर के क्रॉस करंट लैग करती है, और आइडियल जो है आपका क्या करता है, इंडक्टर रिएक्टिव पावर को कंज्यूम करता है, रिएक्टिव पावर को खाता है। ठीक है, रिएक्टिव पावर को खाता है, कंज्यूम करता है, तो कंज्यूम के लिए क्या करते हैं हम लोग जो है प्लस साइन लगाते हैं, तो लैगिंग VAR हो गई। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको थोड़ा सा आगे समझ में आएगा, अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, जब प्रॉब्लम्स करेंगे तब आपको ये जो और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आप जो है आइडियल इंडक्टर के अक्रॉस जो है आप जो है अगर उसकी अपरेंट पावर निकालोगे वो हो गई है VL इंटू IL। ठीक है, तो इस केस में जो है आपकी अपरेंट पावर ही जो है आपकी किसके इक्वल हो जा रही है, रिएक्टिव पावर के इक्वल आपकी वो हो जा रही है। ठीक है, तो यहां से जो है आप लिख सकते हैं, इस चीज को समझा सकते हैं कि पावर ड्रॉप अक्रॉस आइडियल इंडक्टर इज 0। ठीक है, आइडियल इंडक्टर के अक्रॉस जो है आपका पावर ड्रॉप 0 होता है। ठीक है, चलिए अब जो है हम जो है इसी सर्किट में जो है अपने तीसरे कंपोनेंट को देखते हैं, और जो है इनको लाइन जो है लाइन सीधी नहीं हो पा रही है, कोई बात नहीं, आप अच्छे से नोट करते जाइए तो आप लोगों को इजीली दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए ये आपका जो है मैंने बनाया यहाँ पे, ये है आपका कैपेसिटर। ठीक है, इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो है अगर आपकी जो है IC करंट फ्लो हो रही है, और इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो है आपका वोल्टेज VC है, तो आपको क्या पता है, आपको इतना पता है आपका आइडियल कैपेसिटर के अक्रॉस जो है आपका आइडियल कैपेसिटर के अक्रॉस क्या होता है, आपका करंट लीड करती है IC किससे, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर से, और कितनी डिग्री लीड करती है, 90 डिग्री लीड करती है। अगर नहीं समझ आ रहा है, ये भी फिलहाल समझ नहीं आ रहा है कैसे लीड करती है, क्या समझना है, तो आप ये ध्यान रखिए शुरुआत में सिविल CIVIL। ठीक है, आपका यहां से आप देखिए आपका कैपेसिटर में क्या आ जा रहा है, आपका कैपेसिटर में करंट पहले आ जा रहा है। ठीक है, करंट लीड कर रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या हो जा रहा है आपका, उसके बाद आपका वोल्टेज आ रहा है। ठीक है, करंट आपका वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करता है। ठीक है, अगर अब बात करें आपके इंडक्टर में, तो इंडक्टर में आपका वोल्टेज लीड करता है कितना डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, तो आप जो है सिविल से भी जो है इसे याद कर सकते हैं, और ऐसे प्रैक्टिकली आप समझना चाहें तो आपको पूरा इसका अच्छे से डेरिवेशन बताया था, वो आपको जो है आई बटन पे मिल जाएगा, आप वहां से भी उस लेक्चर को देख के भी इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे जो है आपको ये आपने देखा IC जो है आपकी VC के रेफरेंस में 90 डिग्री लीड कर रही है। ठीक है, तो यहाँ भी आपका जो है जो फाई जो हो गया है आपका वो हो गया है 90 डिग्री। ठीक है, यदि आप बात करें इस केस में पावर फैक्टर की, तो cos 90 हो जाता है आपका 0, और किस तरीके को होगा वो हो जाएगा आपका लीडिंग नेचर का। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे जो लीडिंग क्यों लिख रहा हूं मैं, इसको भी अभी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। चलिए, ठीक है, अब आपने जो है यहाँ पे पावर निकाली S इज इक्वल टू P प्लस JQ, इसमें भी वही होगा। तो अगर आप इस सर्किट में प्योर कैपेसिटर में जो है आप जो है एक्टिव पावर निकालते हैं, तो वो हो जाएगा आपका VC इंटू IC इंटू कॉस फाई, कॉस हो गया है आपका 90, तो ये हो गया है 0। ठीक है, तो यहां आप देख रहे हैं आइडियल कैपेसिटर के अक्रॉस भी आपकी एक्टिव पावर क्या होती है, 0 होती है, या आप इस बात को क्या कह सकते हैं, एक्टिव पावर ही आपकी रियल पावर होती है जो सर्किट में कंज्यूम होती है। तो आप कह सकते हैं आइडियल कैपेसिटर के अक्रॉस जो है पावर ड्रॉप 0 होता है। आपका कैपेसिटर सर्किट में कुछ भी पावर ड्रॉप नहीं करता है। ठीक है, मतलब अगर आपका किसी सर्किट में केवल कैपेसिटर है तो वो सर्किट में आपकी पावर कंज्यूम नहीं करेगा। ठीक है, चलिए, अगर अब बात करें Q की, यहां पे अगर हम Q निकालें तो वो हो जाएगा VC इंटू IC, और यहां से जो है आपका कॉस की जगह आ जाता है रिएक्टिव पावर के लिए साइन फाई, तो ये हो गया आपका VC इंटू IC। ठीक है, इसकी यूनिट क्या हो गई, kVA।
VAR, ठीक है। तो आइडियल कैपेसिटर के अक्रॉस क्या आती है आपकी रिएक्टिव पावर आती है जिसकी वैल्यू है VC इंटू IC, ठीक है। चूंकि अब थोड़ा सा रिएक्टिव पावर के कंसेप्ट को हम थोड़ा सा समझते हैं। आपका इंडक्टर के अक्रॉस पावर ड्रॉप कुछ भी नहीं होता है, पावर ड्रॉप 0 होता है, मगर ये क्या करता है, ये रिएक्टिव पावर लेता है, ठीक है। एक्टिव पावर ड्रॉप 0 होता है, कंफ्यूजन में मत आना। बात हम केवल पी के बारे में ही करते हैं, हमारा घर का बिल भी सब चीज जो है पी में ही आती है। क्यू जो है हमारे लिए बहुत काम की चीज है। जब हम सिंक्रोनस मशीन पढ़ेंगे वहां पे जो है हम इसके बारे में देखेंगे, फ्लक्स के बारे में हम बात करेंगे, वहां पे केवल आपकी रिएक्टिव पावर का यूज होता है, ठीक है। तो आपका आइडियल कैपेसिटर के अक्रॉस आपका पावर ड्रॉप 0 होता है। अगर बात करें इस रिएक्टिव पावर की, तो आपका कैपेसिटर जो होता है वो सर्किट में रिएक्टिव पावर देता है, ठीक है। क्या करता है, रिएक्टिव पावर डिलीवर करता है, ठीक है। आपका आइडियल कैपेसिटर जो है डिलीवर कौन सी पावर करता है, डिलीवर आपका रिएक्टिव पावर डिलीवर करता है, ठीक है। और यही बात अगर इंडक्टर में करें तो आपका इंडक्टर रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्ब करता है, रिएक्टिव पावर को ये एब्जॉर्ब करता है, कैपेसिटर आपका रिएक्टिव पावर को देता है, ठीक है। चलिए इसको हम धीरे धीरे समझेंगे। पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट एक चीज आती है, वहां पे वो भी समझेंगे। फिलहाल इतनी जानकारी प्राप्त है, आपका कैपेसिटर रिएक्टिव पावर लेता है। लैगिंग VAR, लेना मतलब लैगिंग VAR, देना मतलब लीडिंग VAR, ठीक है। क्या कह सकते हैं आप इसे, डिलीवर रिएक्टिव पावर को आप दूसरी चीज भी कह सकते हैं, उसे आप कह सकते हैं लीडिंग VAR भी आप जो है इसे कह सकते हैं, ठीक है। तो इसके अक्रॉस जो है अगर आप जो है पावर का जो सम निकालेंगे वो S इज इक्वल टू हो जाएगा VC इंटू IC, ठीक है। तो यहां से आपकी S इज इक्वल टू हो गया है पूरा का पूरा Q, ठीक है। तो यहां से अब जो है आप इन तीनों को जो है अगर मैं समराइज करूं तो आपका आइडियल कैपेसिटर के अक्रॉस जो है आपका रिएक्टिव पावर जो है VC इंटू IC होता है। आइडियल कैपेसिटर के अक्रॉस आपकी एक्टिव पावर ट्रू पावर 0 होती है, मतलब आपका आइडियल कैपेसिटर के अक्रॉस पावर ड्रॉप कुछ भी नहीं होता है, पावर कंज्यूम नहीं करता है। सेम ही आपके इंडक्टर पे होता है, आपका इंडक्टर भी जो क्या करता है, पावर कंज्यूम नहीं करता है। ये क्या करता है, केवल लैगिंग VAR लेता है, रिएक्टिव पावर लेता है, ठीक है। इसके कंसेप्ट को अभी हम आगे थोड़ा सा समझेंगे। आपके आइडियल रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो है आपका एक्टिव पावर क्या करता है, V इंटू I आती है। एक्टिव पावर ये पावर एक कंज्यूम करता है, रिएक्टिव पावर का इसमें कोई रोल नहीं होता है। इसलिए हमने डीसी पे रिएक्टिव पावर का कंसेप्ट नहीं पढ़ा था, एसी पे ही हमारे पास ये जो है नई एक तरह की पावर आई है, ठीक है। चलिए तो मैं थोड़ा सा जो है इसको अब मिटा देता हूं और यहां से जो है जो जो पॉइंट्स जो मेरे निकल के आए उन चीजों को मैं लिख लेता हूं, ठीक है। क्या सबसे पहला आपका आया पावर ड्रॉप अक्रॉस आर कितना होता है, वो आपका सीधा हो जाता है VR इंटू IR, ठीक है। अगर आप बात करें पावर ड्रॉप अक्रॉस आइडियल लिख रहा हूं, ठीक है, आइडियल L और आइडियल C, ठीक है। आपका आइडियल इंडक्टर और आइडियल कैपेसिटर के अक्रॉस आपका पावर ड्रॉप क्या होता है, वो आपका 0 होता है, ठीक है। और आपकी अगर बात करें रिएक्टिव पावर की, ठीक है, आपकी रिएक्टिव पावर की बात करें जिसको जो है आप Q से डिनोट करते हैं, जिसकी यूनिट क्या होती है, kVAR होती है, ठीक है। रिएक्टिव पावर की बात करें तो आपकी R में क्या हो जाती है, वो 0 हो जाती है। आपकी L और C में जो है वो आती है VL इंटू IL और इस केस में आपकी VC इंटू IC, ठीक है। अब थोड़ा समझते हैं आपको। आपकी जो ये रिएक्टिव पावर है ये दो तरीके की होती है, ठीक है। एक बोलते हैं लैगिंग VAR, एक हो गई है आपकी लीडिंग VAR, ठीक है। तो यदि सर्किट में वो पावर जो है आपकी
इंडक्टर की वजह से आ रही है तो उसे आप बोलेंगे लैगिंग VAR, और वो अगर आपके कैपेसिटर की वजह से आ रही है तो आप उसे कहेंगे लीडिंग VAR। ठीक है, जब हम इससे जो है आगे हम पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट या और चीजें देखेंगे तब हम करेंगे। ठीक है, या आप ये भी कह सकते हैं आपका इंडक्टर क्या करता है, इंडक्टर आपका कंज्यूम करता है किसको, कंज्यूम आपके रिएक्टिव पावर को। ठीक है, और ये आपका कैपेसिटर क्या करता है, आपका डिलीवर करता है रिएक्टिव पावर को। ठीक है, अब आपके दिमाग में जो है हल्का हल्का सा जो है एक डायग्राम बन गया होगा, एक चीज आपके दिमाग में हल्का सा थोड़ा सा कंसेप्ट बिल्डअप हुआ होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस कंसेप्ट को जो है हम थोड़ा आपको सर्किट में अप्लाई करते हैं, फिर आपको समझ में आएगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि आइडियल इंडक्टर और आइडियल कैपेसिटर के अक्रॉस पावर ड्रॉप 0 होता है। ठीक है, उस कंसेप्ट को समझने के लिए यहाँ पे जो है मैंने आपका जो है कोई एक वोल्टेज सोर्स बनाया, और जो है इस वोल्टेज सोर्स से जो है आपका एक रजिस्टर और एक जो है इंडक्टर मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, अब होगा क्या, आपको तो इतना तो पता है, आपका जो V जो यहाँ पे बनाया है ये कैसा मैंने बनाया है, ये अल्टरनेटिंग बनाया है मैंने। ठीक है, तो आपका AC में कुछ ऐसे साइनोसॉइडल होगा। ठीक है, ये जो है मैंने आपकी इस V की वेवफॉर्म बनाई है। ठीक है, इस V को जो है आप लिख सकते हो V = Vm sin ओमेगा टी। ठीक है, अब देखिए आप पॉजिटिव हाफ साइकिल में अगर आप देखेंगे, इस वाली पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये प्लस हो गया है, ये माइनस हो गया है, आपका क्या हो जाएगा, आपका जो इस सर्किट में कुछ करंट जाएगा और इसके अक्रॉस जो है आपकी पावर आ जाएगी, वो क्या हो जाएगी, आपकी I² R आपकी पावर हो जाएगी। ये पावर क्या हो जाएगी, आपको कैसे दिखेगी, इन टर्म्स ऑफ हीट आपको जो है ये सर्किट में दिखाई देगी। ठीक है, ये पावर कैसे सर्किट में निकल जाएगी, ये हीट हो जाएगी, आपका रेजिस्टेंस कुछ गर्म हो जाएगा या पावर ड्रॉप होगा। ठीक है, अगर हम बात करें इस इंडक्टर के केस में, तो ये इंडक्टर क्या करेगा, ये इंडक्टर हमारा इस पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो है इस एनर्जी को क्या कर देगा, इसको स्टोर कर देगा। ठीक है, कैसे कर देगा स्टोर, ये एनर्जी स्टोर जो है इसमें क्या होती है 1/2LI² की फॉर्म में। ठीक है, ये क्या कर दिया इसने, आपका एनर्जी को स्टोर कर दिया, कौन सी साइकिल में, पॉजिटिव हाफ साइकिल में, ऊपर वाली साइकिल में इसने। अब जैसे ही आपकी नेगेटिव साइकिल जब आएगी, ये नेगेटिव साइकिल जब आपकी आएगी तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है क्या हो जाएगा, इसके अक्रॉस जो है ये पोलैरिटियां चेंज हो जाएंगी, ये प्लस माइनस ऊपर नीचे था तो ये ऊपर अब और ये नीचे अब हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से समझिए इंडक्टर की थोड़ा प्रॉपर्टी को रिकॉल कीजिए। इंडक्टर डजंट अलाउ सडन चेंज ऑफ करंट, इंडक्टर करंट के सडन चेंज को क्या करता है, अलाउ नहीं करता है। अगर आप इसको नेगेटिव पॉजिटिव करेंगे तो आपकी आई डायरेक्शन अब कैसे हो जाएगी, आपके आई की डायरेक्शन अब ऐसे हो जाएगी, होनी तो ऐसे चाहिए, पर इंडक्टर की प्रॉपर्टी है वो क्या करता है, सडन चेंज को अलाउ नहीं करता है। ठीक है, तो वो क्या कर देगा, वो जो उसने जो है एनर्जी स्टोर करी थी, अब जो है उसको जो सर्किट का जो फील आएगा, उसको सर्किट का फील जो है कुछ इस तरीके से आएगा इंडक्टर को। ठीक है, ये L हो गया है यहां पे और ये R हो गया है। ठीक है, तो अब क्या करेगा वो जो है इसके अक्रॉस जो उसने एनर्जी जो उसने स्टोर करी होगी उसको क्या कर देगा, उसको डिलीवर करना शुरू कर देगा। ठीक है, एनर्जी और पावर में कंफ्यूज मत होना। ठीक है, पावर क्या होती है, पावर जब आपकी टाइम के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है तो वही आपकी क्या हो जाती है, वही आपकी एनर्जी हो जाती है। ठीक है, तो आपके इंडक्टर ने क्या करा, इंडक्टर ने इस सर्किट में क्या करा, पावर को स्टोर किया। जैसे ही आपकी नेगेटिव आई तो उसने क्या कर दिया, उस पावर को पावर डिलीवर कर दिया। तो नेट अगर हम इसके अक्रॉस पावर कंजम्पशन देखें तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो गया है 0। इसलिए आइडियल इंडक्टर के अक्रॉस जो है आपका पावर ड्रॉप 0 होता है। वो एक साइकिल में पावर एब्जॉर्ब करता है, दूसरी साइकिल में जो है आपकी उसी सर्किट को जो है वो पावर डिलीवर कर लेता है। ठीक है, ऐसा ही कंसेप्ट जो है आपका कैपेसिटर के साथ अप्लाई होने वाला है। ठीक है, अगर हम बात करें आपका ये सर्किट है,
इस सर्किट में जो है आपका ये क्या है, कोई वोल्टेज है, ये कोई रेजिस्टेंस यहाँ पे है और ये कैपेसिटर आपका यहाँ पे आपने लगाया हुआ है। ठीक है, तो जैसे ही आपकी पॉजिटिव साइकिल आएगी, ये आपकी जो साइकिल है इस तरीके से होती है एसी की, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, ये पूरी क्या हो गई है, ये पूरी कंप्लीट साइकिल हो गई है यहाँ से यहाँ तक की। तो जैसे ही आपकी पॉजिटिव साइकिल आएगी तो प्लस माइनस और ये आर यहाँ पे है और ये अगर आई करंट है, ठीक है, तो आपका कैपेसिटर क्या करेगा, कैपेसिटर जो है एनर्जी क्या करेगा, हीट को जो हीट की फॉर्म में डेसिपेट करेगा, आई स्क्वायर आर लॉ जो उसके अंदर होगा। आपका कैपेसिटर क्या करेगा, आपका कैपेसिटर जो है इस समय पे उस एनर्जी को स्टोर कर देगा, वो हो जाएगी 1/2 CV²। ठीक है, उसने जो है इस फॉर्म में जो है आपकी एनर्जी को स्टोर कर लिया है। अब जैसे ही आपकी नेगेटिव साइकिल जब आएगी तो आपका जो क्या फील इसको आएगा, इसके अक्रॉस है वोल्टेज की पोलैरिटी कुछ इस तरीके से समय पे रहेगी। ठीक है, इसको क्या फील आएगा, आपको पता है आपका आइडियल कैपेसिटर जो है सडन चेंज ऑफ वोल्टेज को अलाउ नहीं करता है। ठीक है, उसके वोल्टेज में सडन चेंज नहीं होना चाहिए। जो पहले पॉजिटिव नेगेटिव था वो उल्टा होने की कोशिश करेगा, तो जब वो उल्टा होने की कोशिश करेगा तो आपका जो है इसको जो सर्किट का थोड़ा बहुत जो स्टार्टिंग में जो फील आएगा उसको जो है कुछ इस तरीके का फील आएगा और इसमें जो है वोल्टेज की पोलैरिटी ऐसे ही रहेगी। तो ये क्या कर देगा, उस समय पे इस सर्किट को जो है कुछ टाइम पीरियड, भले ही हो कितना टाइम हो, वो हम चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पढ़ेंगे आगे जब हम जो है ट्रांजिएंट पढ़ेंगे, मगर वो क्या कर देगा, पूरी की पूरी जो उसने एनर्जी स्टोर करी है वो सारी की सारी एनर्जी क्या कर देगा, इस रेजिस्टेंस को दे देगा या इस सर्किट को वापस लौटा देगा। ठीक है, इसलिए आइडियल कैपेसिटर के अक्रॉस भी आपका जो है पावर ड्रॉप 0 होता है। ठीक है, ये केवल आपके एल और सी कंपोनेंट आपके केवल रिएक्टिव पावर की वजह से यूज में आते हैं। तो आगे जो है इसको हम पढ़ेंगे ही, हमारे कैसे पावर फैक्टर को इंप्रूव करेंगे ये हम जो है आगे क्वेश्चन करेंगे, तो धीरे धीरे फिर आपको समझ में आएंगे। ठीक है, तो चलिए हमारे पास जो है अगर हम एसी में पावर कैलकुलेट करें तो उसमें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, इसके बारे में जो है आपको बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है आपको पावर के जो क्वेश्चन आपके जो बन सकते हैं वो सीधा डायरेक्ट बन सकते हैं आपकी वेव फॉर्म को देख के। ठीक है, हो सकता है आपको एसी में पावर के लिए आपको वोल्टेज की कोई वेव फॉर्म दी हुई है Vm sin ω_t। ठीक है, और I की आपको कोई वैल्यू दी हुई है Im sin ω_t ±5। ठीक है, दोनों ही मैंने एक साथ ले लिया है, उससे प्लस माइनस दोनों ही एक साथ क्यों लिया वो आपको मैं बताऊंगा धीरे। अगर प्लस साइन लिया हुआ है तो आप अगर वोल्टेज के रिस्पेक्ट में इसे देखें तो ये क्या कर रहा है, करंट लीड कर रही है, लीडिंग। ठीक है, और माइनस को देखें तो माइनस में क्या कर रही है, लैगिंग कर रही है। ठीक है, चलिए इसको कैसे समझ सकते हैं आप, यह आपने V का फेजर बनाया, V ω_t के साथ एंगल प्लस हुआ है तो ये आपका I यहाँ आएगा, ये एंगल आपका हो गया है फाई, करंट लीड कर रही है तो मैंने बोल दिया है लीडिंग। आप जब Vm sin ω_t -5 करोगे, माइनस मतलब नीचे की तरफ चलोगे। ठीक है, एंगल जो है पॉजिटिव हमेशा आप जो है कैसे जाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, और जो है नेगेटिव जो है एंगल अगर नेगेटिव आया है मतलब आपको क्लॉकवाइज जाना है तो वो नीचे यहाँ आएगा उस टाइम पे आपका, और आपका वोल्टेज के रेफरेंस में करंट जो है आपका लैग कर रहा है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से समझ आ गया। तो आपकी जो है इस तरीके की जो है आपकी कुछ वेवफॉर्म आपकी हो सकती है, और इस सर्किट में जो है आपको वो पावर के बारे में पूछ सकता है कि आपको जो है इस सर्किट की जो है P प्लस JQ जो होती है, बोले तो एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और अपरेंट पावर, तीनों पावर अगर आपको वेवफॉर्म दी हुई है तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले एक होती है आपकी इंस्टेंटेनियस पावर। ठीक है, अगर हम बात करें इंस्टेंटेनियस पावर की, इस पावर को समझने से पहले तो वो पावर आपकी क्या हो जाएगी, वो पावर हो जाएगी आपकी V × I। तो अगर आपको किसी भी इंस्टेंट पे पावर निकालनी है, ठीक है, तो वो पावर आपने कर दी है Vm sin ω_t को आपने मल्टीप्लाई कर दिया है Im sin
ओमेगा टी प्लस माइनस 5, ठीक है, लैगिंग लीडिंग जो हो, ठीक है। तो ये पावर जो है हो गई है आपकी, ये इंस्टेंटेनियस पावर हो गई है। टी की वैल्यू पुट करिए जिस टाइम पे निकालनी है, आप वो पावर निकाल सकते हैं। इस पावर को आप क्या बोलेंगे, इस पावर को बोलेंगे आप इंस्टेंटेनियस पावर, तात्कालिक पावर। जिस टाइम पे आपको चाहिए वो निकालिए। 2 सेकंड बाद की चाहिए, 2 सेकंड टी की वैल्यू पुट कर दिए। 10 सेकंड बाद की चाहिए, टी की वैल्यू पुट करिए, ठीक है। ये हो गई आपकी इंस्टेंटेनियस पावर। हल्का सा कंसेप्ट मैंने आपको इसका भी बता दिया, ठीक है। मगर मेरे को जो ज्यादा दिलचस्पी है वो निकालने में है इसकी एक्टिव पावर प्लस रिएक्टिव पावर निकालने में, ठीक है। तो यहां से और भी थोड़ा जो है कंसेप्ट जो है, अच्छे अच्छे कंसेप्ट यहां पे आएंगे, आसान से धीरे धीरे जो उनको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे पावर निकालनी है, एस हो गई है आपकी पी प्लस जे क्यू, ठीक है। इस सर्किट की अगर हम बात करें तो आप जो है एक्टिव पावर पी आप आसानी से निकाल सकते हैं, वो हो जाएगी आपकी वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव, ठीक है। कॉस फाइव आपको पता है, फाइव यहाँ वेव फॉर्म में आप देख के निकाल सकते हैं, इस तरीके से कंपैरिजन करके निकाल सकते हैं, या इस वेव फॉर्म से देखें तो इस वेव फॉर्म से आप लिख सकते हैं उसको आई एम अपॉन अंडर रूट 2, क्योंकि साइन वेव का आपको पता है, साइन वेव की जो है वी आर एम एस वैल्यू उसकी मैक्सिमम वैल्यू अपॉन अंडर रूट 2 होती है। तो आप यहाँ से जो है निकाल सकते हैं, ठीक है। और इसकी जो हो गई है वो हो गई है आपकी आई एम अपॉन अंडर रूट 2, और यहाँ से जो हो गया है आपका ये जो हो गया कॉस फाइव, तो आप इसको लिख सकते हो वी एम आई एम अपॉन 2 कॉस फाइव, ठीक है, वेव फॉर्म की फॉर्म में, ठीक है। आपने जो है इस तरीके से जो है आप जो है एक्टिव पावर जो है आपने कैलकुलेट कर दी। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट किलोवाट हो जाएगी। एग्जाम में यूनिट तक से क्वेश्चन आते हैं इसके, पावर का खंडा आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एसी के लिए, ठीक है। तो आपकी एक्टिव पावर की यूनिट हो गई है किलोवाट, ठीक है। अगर आप बात करें आपकी रिएक्टिव पावर की, तो रिएक्टिव पावर हो जाएगी आपकी वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू साइन फाइव, ठीक है। अब आपका जो है साइन फाइव आप लिख लीजिए, वो आप लिख के आप बता सकते हैं, ठीक है। मगर जो काम की चीज आपके लिए यहां से आएगी, या आप जो है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वी एम अपॉन अंडर रूट 2 आई एम अपॉन अंडर रूट 2, और ये हो गई आपकी साइन फाइव, ठीक है। जो काम की चीज जो है वो आप थोड़ा सा समझिए, ठीक है, क्योंकि मैंने दोनों ही केस यहाँ पे लिए। फिलहाल जो है मैं इस वाले नेगेटिव साइन को मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। इस केस में क्या हो रहा है, आपका करंट लीड कर रहा है, तो आप इसे क्या कहेंगे, ये आपकी जो हो गई है कौन सी वी आर हो गई है, ये भले ही आपकी रिएक्टिव पावर आ गई है, ठीक है, के वी ए आर हो गई है, वी ए आर वाली ये हो गई है, मगर ये कौन सी वाली है, आपकी लीडिंग वी ए आर है, ठीक है। क्या है, लीडिंग VAR है। मतलब आप देखते ही साथ इस सर्किट की वेवफॉर्म को देखते ही साथ आप कमेंट कर सकते हैं कि ये क्या कर रहा है, इस सर्किट में जो है रिएक्टिव पावर डिलीवर की जा रही है, ठीक है। आपने एक्टिव पावर के बारे में तो सुना है, डिलीवर एब्जॉर्ब, रिएक्टिव पावर के बारे में भी नया सा कंसेप्ट समझिए। लीडिंग VAR है, मतलब इस सर्किट में आपने केवल वेवफॉर्म दोनों देखी, आपने कमेंट कर दिया इस सर्किट में जो है क्या हो रही है, रिएक्टिव पावर डिलीवर हो रही है, लीडिंग VAR, ठीक है। चलिए, अगर यही माइनस साइन होता, ठीक है, अगर यही माइनस साइन होता तो आप कहते कि आपका करंट क्या हो रही है, आपकी करंट लैगिंग है, तो आपका जो उस टाइम पे पावर आती वो आती आपकी सिमिलर ही आती, KVR में ही आती, मगर आप उसे कहते वो आपकी क्या थी, वो आपकी लैगिंग VAR थी। मतलब ये जो सर्किट जो है आपने बनाया हुआ है, जिसकी वेवफॉर्म आपने दी हुई है, आपको इसके बारे में अभी अंदर नहीं पता है, मगर आप देखते ही कह सकते हो इसके अंदर भैया इंडक्टर पक्का होगा, क्योंकि ये सर्किट में क्या कर रहा है, ये रिएक्टिव पावर कंज्यूम कर रहा है। रिएक्टिव पावर कंज्यूम कौन करता है, रिएक्टिव पावर आपका इंडक्टर कंज्यूम करता है, ठीक है। तो ये लैगिंग VAR हो गई, इस तरीके से आपने निकाली। और अगर बात करें S की, तो S आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं VRMS इंटू IRMS, ठीक है। तो आपके पास अगर इस तरीके से जो है कोई वेवफॉर्म दी हुई है, तो उस वेवफॉर्म से जो है आप जो है VM इंटू IM बाई 2 इसकी वैल्यू हो गई, ठीक है। तो अगर आपके पास
कोई सर्किट में वेवफॉर्म केवल दी हुई है तो आप जो है रिएक्टिव पावर को निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए थोड़ा सा अगर यहाँ पे इसी वेवफॉर्म को आपको P प्लस JQ की फॉर्म में लिखना है तो अगर मैं इस सर्किट के लिए, ठीक है, आपने वैल्यूज भले ही लिख दी, इस सर्किट के लिए ही अगर आपको माइनस साइन के लिए लिखना होता, अगर ये माइनस साइन होता तो आपकी जो है ये हो जाती VM IM/2। आपकी एपरेंट पावर, एक्टिव पावर आपकी थी VM IM/2 cos फाई। लैगिंग बोले तो एब्जॉर्ब बोले तो पॉजिटिव साइन VM IM/2 sin फाई। ठीक है, ये किस वजह से आया? लैगिंग की वजह से आया। ठीक है, अगर आपका ये कब मैंने लिखा, ये आपका इस वेव फॉर्म के लिए मैंने लिखा। अगर आपका इस ही वेव फॉर्म में मैं थोड़ा कन्वर्ट कर दूं, इस माइनस की जगह जो है मैं प्लस कर दूं, अब आपको पता है आपकी करंट लीड करने लग गई है। ठीक है, करंट लीड करने लग गई है। उस केस में भी अगर आपको इस फॉर्म में लिखोगे तो आपकी जो है ये पावर ऐसे ही रहने वाली है, ये पावर में भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, IM/2 cos फाई। अब आपका क्या कर रहा है सर्किट? रिएक्टिव पावर डिलीवर कर रहा है। डिलीवर वाली पावर हमेशा नेगेटिव साइन की होती है, तो हो गई है VM IM/2 sin फाई। ठीक है, यहां से आप VM IM की फॉर्म में लिख सकते हैं, VRMS IRMS की फॉर्म में लिख सकते हैं। आप चाहें जैसा चाहें जिस तरीके से जो है पावर निकाल सकते हैं, अगर आपके पास जो है क्या दिया हुआ है, कोई वेवफॉर्म दी हुई है। ठीक है, अब क्या करूंगा मैं, अब जो है मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम की डिफिकल्टी लेवल को इंक्रीज करूंगा और हम आपको देखेंगे कि अब आप आगे जो है एग्जाम में, इतने सिंपल क्वेश्चंस आते नहीं हैं एग्जाम में, जो है आपको वो थोड़ा सा प्रॉब्लम की डिफिकल्टी लेवल बढ़ाएगा और आपसे पूछेगा। ठीक है, तो चलिए, उसने आपको कहा V = है 14.1 sin ω/t। ठीक है, और आपका I है 7.07 sin ω/t -30। ठीक है, तो आपको इस सर्किट में पावर निकालनी है, सारी पावरें निकालनी। क्या करना है आपको, जो है स्टैंडर्ड इक्वेशन VM sin ω/t के साथ कंपैरिजन करना है। VM sin ω/t के साथ आपने कंपैरिजन किया, आपको तुरंत VM की वैल्यू मिल गई 14.14। ठीक है, सिमिलरली आपको I को क्या करना है, I को आपको VM sin ω/t ±5 के साथ कंपैरिजन करना है। फाई यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव से आपको यहाँ पे तुरंत पता चल गया ये तो जो है आपका लैगिंग नेचर का है। इतना पता चला, लैगिंग पता चला, क्या कमेंट आपने तुरंत कर दिया? आपने तुरंत कमेंट कर दिया, ये जो है जो भी होगा सर्किट में क्या करेगा, रिएक्टिव पावर कंज्यूम करेगा। ठीक है, मतलब इस सर्किट में आपका L तो है ही है, क्योंकि L ही आपका ऐसा काम करता है। ठीक है, अब साथ में आपका जो फाई कितना हो गया है, फाई हो गया है आपका 30 डिग्री। ठीक है, तो यहां से आपको प्लस माइनस साइन देने का मतलब पता में आया। आप जो है लीडिंग लैगिंग के बारे में कंफ्यूजन जो ना हो, आप यहां से देख सकते हो, या फिर अगर आपको यहां से भी कंफ्यूजन हो रहा है तो उसका एक और मेथड आपको बताते हैं। यहां पे जो है VM नहीं होना चाहिए था, सॉरी, इसे आप IM करेंगे। ठीक है, जोश में गुरुजी से भी गलती हो जाती है, तो आपको भी गुरुजी को बराबर क्रॉस चेक करते रहना है। ठीक है, अब देखिए यहां से तो आपको यहां से IM की जो वैल्यू पता चली, IM की वैल्यू हो गई है 7.07। ठीक है, चलिए जो है आगे अब हम इसे देखते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको जो है पहले एक्टिव पावर निकालनी है, वो आपकी हो जाएगी VRMS अपॉन √2 IRMS अपॉन √2 और cos फाई। ठीक है, तो आप जो है यहाँ से VRMS निकालोगे अगर आप यहाँ से, तो VM ये है, तो आपका VRMS अपॉन √2, तो यहाँ से आपका VRMS हो जाएगा 10 वोल्ट। ठीक है, मैंने जानबूझ के जो वैल्यू इस तरीके से रखी हैं, और यहाँ से जो है आपका IRMS हो जाएगा 5 वोल्ट, क्योंकि मुझे आपको क्वेश्चन समझाना है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं करवानी है। ठीक है, तो ये यहाँ से आपका हो गया है 5 × 10 × cos 30। ठीक है, ये आपने जो है रिएक्टिव पावर यहाँ से आपने निकाल दी है। ठीक है, अगर अब बात करें तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, cos 30 आप निकाल दीजिएगा, इसकी यूनिट हो जाएगी किलोवाट में। ठीक है, चलिए अगर आप बात करें Q की, तो Q आपका हो जाएगा
VRMS √2 IRMS √2 और ये हो जाएगा आपका साइन फाई की वैल्यू 30 ही रहेगी इस केस में। तो आप जो है यहाँ से इसको लिख सकते हो 5 × 10 × साइन 30, इसकी यूनिट आ जाएगी kVAR। ठीक है, अब ये आपकी कैसी kVAR होगी, लैगिंग है तो इसका जो साइन होगा वो आपका प्लस की फॉर्म में ही आएगा। ठीक है, ये पॉजिटिव होगी, मतलब ये क्या कर रही है, ये आपकी डिलीवर वाली है। ठीक है, ये आपकी क्या होगी, ये आपकी एब्जॉर्ब वाली है। ठीक है, और आपको कहा है आपकी एब्जॉर्ब वाली पावर पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो अब जो है आप यहाँ से अपरेंट पावर S सीधा सीधा निकाल सकते हैं, या तो आप इन दोनों को जोड़ के निकालिए, उसका सम करिए, या आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। वो हो जाएगी आपकी VRMS √2 × IRMS √2। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी आपकी kVA। ठीक है, तो यहाँ से जो है आपको, अगर आपको कोई वेव फॉर्म दी हुई है तो आप जो है उस तरीके से जो है उसकी एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और टोटल पावर निकाल सकते हैं, बशर्ते आपको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा आपको क्या चीज़ पूछी हुई है। ठीक है, चलिए अगर एक क्वेश्चन में यहाँ पे और थोड़ा सा बनाता हूँ, उससे जो है आपको थोड़ा सा और कंसेप्चुअल क्लियरिटी आएगी। अगर मैंने कहा मेरा जो V है वो मेरा है 10 sin ω_t, ठीक है, और आपका I है वो है 20 sin 2ωt + 5। ठीक है, ये आपका V है, ये आपका I है। उसने आपको सर्किट में पूछा है, आप इस सर्किट की एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर निकालिए। ठीक है, देखिए आपका इस सर्किट में पावर निकालने के लिए हमेशा कंसेप्ट फंडामेंटल ध्यान रखना है कि दोनों की वोल्टेज और करंट की सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? फॉर कैलकुलेटिंग पावर देयर इज सेम फ्रीक्वेंसी। इसकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, मगर इसमें सेम नहीं है। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? ओमेगा है, और इसकी कितनी है? इसकी 2 ओमेगा है। तो इस केस में जो है आप जो है पावर कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या चीज यहां से निकल के आई? अगर आपको पावर कैलकुलेट करनी है तो आपका वोल्टेज और करंट की सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। चूंकि इस केस में सेम फ्रीक्वेंसी नहीं है तो इस केस में जो आपकी सारी की सारी पावर, चाहे आप एक्टिव पावर निकालें चाहे आप रिएक्टिव पावर निकालें, सारी की सारी पावर क्या हो जाएंगी? 0 हो जाएंगी। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा जो है एक और प्रॉब्लम की लेवल की डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाते हैं। अब आपको बताते हैं, ठीक है, आपको बताना है इस केस में। ठीक है, इस केस में जो ये आपका V है, ये आपका V है 10 + 5 sin ω_t। ठीक है, और आपका I है, I आपका है 6 sin ω_t + 5 sin 2ωt। ठीक है, ये आपका V है और ये आपका I है। इस सर्किट में, इस केस में जो है आपको पावर बताना है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसके प्रॉब्लम की डिफिकल्टी लेवल को थोड़ा सा इसमें भी और इंक्रीज कर देते हैं। ये मैंने कर दिया है 6 sin ω_t + 30 और यहाँ से +7 sin 2ωt। ठीक है, थोड़ा प्रॉब्लम की डिफिकल्टी लेवल मैंने बस बढ़ाया और कुछ नहीं किया है। ठीक है, अब आपको पूछा है इस केस में आपको पावर कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो आप देखें इस पर्टिकुलर पहली वाली वेवफॉर्म में देखें, ये कैसा कंपोनेंट है? ये डीसी कंपोनेंट है। ये कैसा कंपोनेंट है? ये एसी कंपोनेंट है, साइनसोइडल कंपोनेंट है। एसी कंपोनेंट क्या होता है? जिसकी फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं होती है। ये 10 है तो 10 रहेगा, पीछे वाला चेंज हो रहा है। तो अगर आपको इस केस में पावर निकालनी है तो आपकी जो पावर आती है वो आपकी क्या होती है? वो पावर आपकी डीसी के साथ डीसी की आएगी, पहले हार्मोनिक के साथ ω_t वाले के साथ ω_t वाले की आएगी, और इसके साथ इसकी आएगी। तो इस केस में अगर आप देखें तो आपका I क्या है? I को आप थोड़ी देर के लिए लिख लीजिए, 0+ मान लीजिए, तो ये हो गई आपकी 0 ये वाली पावर। ठीक है, क्योंकि इसमें डीसी कंपोनेंट तो था, इसमें डीसी कंपोनेंट नहीं था, तो आप पावर निकाल ही नहीं सकते। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी। ठीक है, यहाँ पे sin ω_t है, यहाँ पे भी sin ω_t 30 है, पीछे वाले 2ωt वाला कंपोनेंट भी 0 है। तो इस सर्किट में केवल जो पावर आएगी केवल इस वाले हार्मोनिक की वजह से आएगी। ठीक है, अगर आप यहाँ पे अब देखें तो पावर क्या हो जाएगी आपकी जो है S = P + jq। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे प्लस आएगा या माइनस आएगा, फिलहाल मैं डिसाइड नहीं कर सकता।
आपको देखना पड़ेगा करंट क्या हो रहा है, करंट लीड कर रहा है, करंट लीड कर रहा है मतलब ये क्या है, ये मुझे पता है इन दोनों में, इस सर्किट में कैपेसिटर है, मतलब इस सर्किट में रिएक्टिव पावर डिलीवर हो रही है, तो वो P माइनस JQ होना है, ठीक है। और उस P की वैल्यू क्या होगी, उस P की वैल्यू होगी आपकी VRMS बोले तो 5/√2, IRMS 6/√2, इन दोनों के बीच का एंगल cos 30, ठीक है। और आपकी Q की वैल्यू हो जाएगी VRMS 5/√2, IRMS 6/√2, और ये हो गई आपकी sin 30, ठीक है। इसकी यूनिट हो गई आपकी kVAR और इसकी यूनिट हो गई है आपकी kW, ठीक है। W भी हो सकती है, आपको यूनिट के अकॉर्डिंग इसको चेंज करना है। अभी जो आएगा वो वाट में आएगा, किलोवाट के लिए आपको उसको 1000 से डिवाइड करना है, ठीक है। ये कन्वर्जन आपको आना चाहिए, ठीक है। और अगर आपकी निकाली यहाँ से एक्टिव वो पावर, अपरेंट पावर, तो वो हो गई है आपकी 5/√2 और इंटू 6/√2, ठीक है। तो यहाँ से आपको अगर कोई इस तरीके से कंपोनेंट दिए रहे तो आप जो है उसकी पावर इस तरीके से जो है आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड में पहला तरीका हमने देखा जब आपको वेवफॉर्म दी हुई हो, ठीक है। दूसरा मेथड हम लोग देखेंगे जब आपको क्या दिया हुआ हो, जब आपको जो है फेजर दिया हुआ हो। फेजर का इन द सेंस आपको जो है V कोई दिया हुआ है, ये आपका V फेजर की फॉर्म में V एट एन एंगल कुछ φ1 है, और I जो है आपका फेजर की फॉर्म में I एट एन एंगल φ2 है, ठीक है। तो आपको इस केस में अगर फेजर आपको दिए हुए हैं और आपको जो है इस केस में आपको पावर निकालनी है, इसे जो है हम लोग कॉम्प्लेक्स पावर भी कहते हैं, ठीक है। वो कॉम्प्लेक्स पावर जो है आपकी हो गई है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स पावर कह लीजिए आप इसे S कह लीजिए, दोनों एक ही बात है। वो आपकी हो जाती है V वेक्टर इंटू I वेक्टर का कंजुगेट। इन दोनों को आपस में आपको मल्टीप्लाई कर देना है। कंजुगेट का मतलब है थीटा को माइनस थीटा से आपको रिप्लेस कर देना है, ठीक है। तो अगर आप यहां से निकालेंगे तो आपका जो है V एट एन एंगल φ1 इंटू I का कंजुगेट माइनस φ2, ठीक है। तो अगर आप यहां से आप क्या करते हैं, आपका ये पार्ट इससे मल्टीप्लाई हो जाता है और फेजर वाला पार्ट जो है आपस में जुड़ जाता है, ये हो गया आपका φ1 माइनस φ2, ठीक है। तो यहां से जो है आपकी ये आ गई है कॉम्प्लेक्स पावर। जब आप इसे जो है आगे ब्रेक करेंगे तो ये एक आपकी हो जाएगी VI। आपने ब्रेक करने का मतलब इसको आपने जो है रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है पोलर फॉर्म से, तो ये हो गई आपकी VI cos φ1 माइनस φ2 प्लस VI साइन φ1 माइनस φ2, ठीक है। तो ये आपकी आ गई है कौन सी पावर, ये वाली हो गई है आपकी एक्टिव पावर जिसे आप डिनोट करोगे P से, ये हो गई है आपकी रिएक्टिव पावर जिसे आप डिनोट करोगे Q से, और आपकी जो है कॉम्प्लेक्स पावर या आप कहें जो आपकी यहाँ पावर आ गई है अपरेंट पावर हो गई आपकी V इंटू I, ठीक है। तो अगर आपके पास फेजर की फॉर्म में है तो आप जो है इस तरीके से निकालोगे, ठीक है। इस केस में जैसे आपको पता करना है, देखना है, तो आप दो तरीके से देख सकते हैं, ये लैगिंग VAR है या लीडिंग VAR है। या तो आप जो है यहाँ एंगल से देख लीजिए, या आपका यहाँ पे जो है डायरेक्ट ही अगर पॉजिटिव साइन आ रहा है तो इसका मतलब ये जो है क्या है, ये आपकी लैगिंग VAR है। नेगेटिव साइन आ रहा है तो ये लीडिंग VAR है, मतलब कैपेसिटर की वजह से है, ठीक है। वो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। जब इसको आप ब्रेक करेंगे आगे अपने आप ही कैलकुलेशन में माइनस साइन आ जाएगा तो पता चल जाएगा आपको, ठीक है। तो आपके पास अगर फेजर की फॉर्म में कोई तो वेव फॉर्म है तो आप जो है उसकी पावर इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा और इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है अगर आपके पास डायरेक्ट आप सर्किट में हो, ठीक है। अगर आपके पास कोई सर्किट है, ये आपको दिया हुआ है, ये आपका जो है इस सर्किट के अक्रॉस वोल्टेज V है, और ये आपको दिया हुआ है कि आपका ये R है और ये आपका जो है X है, ठीक है। चूंकि मैं X अभी बार बार इसलिए यहाँ ऐसे दिखा रहा हूँ, मुझे नहीं पता है इसके अंदर इंडक्टर है या कैपेसिटर है या दोनों है, ठीक है। तो आपका I यहाँ अगर फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं, जो आप पहली चीज लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं Z इज इक्वल टू R प्लस JX, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा यहाँ से और भी समझिए, R प्लस JX लिख सकते हैं या R प्लस JXL माइनस XC, ठीक है। तो आप देखिए अगर आपका
इंडक्टर का इफेक्ट ज़्यादा होगा तो ये पॉजिटिव होगा, इंडक्टर का इफेक्ट कम होगा मतलब अगर एक्सी ज़्यादा होगा तो ये नेगेटिव होगा, ठीक है। जेड आपका ये हो गया, तो आपको यहाँ से भी पता चल सकता है, ठीक है। तो अगर आपको जो है इस केस में आपको बोला है कि आप एक्टिव पावर निकालिए, तो आप जो है एक्टिव पावर निकाल सकते हैं सीधा, आप उसे लिख सकते हैं आई स्क्वायर आर। आपको बोला आप रिएक्टिव पावर निकालिए, आप उसे लिख सकते हैं आई स्क्वायर एक्स, ठीक है। आपको बोला आप जो है सर्किट में टोटल पावर निकालिए, आप उसे लिख सकते हो आई स्क्वायर जेड, ठीक है। या आप इन दोनों को भी जोड़ सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप जो है सर्किट में डायरेक्ट जो है इस तरीके से जो है आप जो है वैल्यू निकाल सकते हो। एक पावर आपको दी हुई है, आप उस एक पावर से भी जो है दूसरी पावर को आसानी से निकाल सकते हो। वो ट्रायंगल ध्यान रखना ही रखना है, ये आपका P होता है, ये आपका Q होता है, ये आपका S होता है। P इज इक्वल टू होता है आपका वी आई कॉस फाई, आई होता है आपका वी आई साइन फाई, और ये एंगल होता है फाई, एस होता है आपका V इंटू आई। तो ठीक है, आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप अगर P की वैल्यू आपको निकालनी है, P इज इक्वल टू आप एस कॉस फाई भी लिख सकते हैं, ऐसे ही Q इज इक्वल टू आप एस साइन फाई भी लिख सकते हैं। और अगर आपको S निकालना है तो आप अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का यूज करके भी निकाल सकते हैं। मीन्स अगर आपको पावर फैक्टर पता हो, कोई एक पावर पता हो, तो आप सर्किट में जो है उसकी तीनों पावर निकाल सकते हो, उसकी अपरेंट पावर निकाल सकते हो, उसकी एक्टिव पावर निकाल सकते हो, उसकी रिएक्टिव पावर निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें केवल जो है इन 3-4 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। आप जो है उनको आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इस वाले प्रॉब्लम को जो है थोड़ा सा क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल से देखते हैं, फिर देखते हैं कि आप लोग जो है निकाल पा रहे हैं या नहीं निकाल पा रहे हैं, ठीक है। ये जो है आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपका जो है 10/√2 साइन ओमेगा टी की फॉर्म में आपके पास है, और जो है आपका ये R है और ये L है, इसकी वैल्यू है 3, इसकी वैल्यू है 4, ठीक है। अब आपको पूछा है आपको क्या करना है, इस सर्किट में जो है आपको एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर सब आपको फटाफट बतानी है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ से जो है I की ये जो है आपका V दिया हुआ है, तो आप यहाँ से VRMS निकाल सकते हैं। VRMS हो गया है आपका 10 वोल्ट, Vm/√2 होता है, ठीक है, 10 वोल्ट हो गया है, ठीक है। जेड अगर आप देखें इस सर्किट में तो आपको फटाफट आपको कैसे करना है, आपको पता है जेड आपका जो सर्किट में होता है वो है आपका 3 + J4। अगर मॉड जेड की बात करें तो वो हो गया है आपका 5। तो इस सर्किट में जो आपकी जो करंट फ्लो होगी वो IRMS वैल्यू जो उसकी कितनी होगी, उसकी वैल्यू 2 एम्पियर होगी। तो आप जो है डायरेक्ट इसके अक्रॉस जो है पावर निकाल सकते हैं, वो कितनी हो जाएगी आपकी I स्क्वायर R बोले तो कौन कितनी हो गई है, ये हो गई है आपकी 12 वाट, ठीक है। अगर बात करें इसके अक्रॉस जो है रिएक्टिव पावर निकालने की तो वो आपकी हो जाएगी कितनी, I स्क्वायर एक्स बोले तो I हो गया 4, तो बोले तो ये हो गई आपकी कितनी 4 × 4 बोले तो आपकी हो गई है 16 VAR, ठीक है। तो अगर आपकी बात करें आपको जो है अपरेंट पावर निकालनी है, वो हो गई आपकी I स्क्वायर जेड, I स्क्वायर है आपका 2 तो ये हो गया 4, जेड की वैल्यू है 5 तो ये हो गया आपका 20, इसकी यूनिट हो गई आपकी VA, ठीक है। तो अगर आप इसको जो है वहाँ से भी वेरीफाई करना चाहोगे कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आप वो भी वेरीफाई कर सकते हो P + JQ निकाल के, ठीक है। चूंकि इंडक्टर है तो ये प्लस ही इस केस में आएगा, तो आप जो है इसको यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। वेरीफाई अगर करना चाहें, चलिए वेरीफाई करते हैं। ये आपकी I है 20, ये आपकी I है 12 वेक्टर की फॉर्म में, और ये I है आपकी 16 वेक्टर की फॉर्म में। तो ये आप जो है इसको वेरीफाई अगर करना चाहें तो इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। इसका स्क्वायर हो जाता है 144, इसका हो जाता है 256, तो ये हो गया आपका √400, तो ये हो गया आपका 20, ठीक है। तो आप जो है इस तरीके से जो है इस तरीके की प्रॉब्लम आपके पास आ सकती है। आप जो है जैसा चाहें या आप चाहें तरीके से जो है हमारे AC में
पावर का हल्का हल्का कंसेप्ट खत्म हुआ है। जो है आने वाले 1-2 लेक्चर्स में जो है हम इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस करेंगे, और कुछ क्वेश्चन जो है आपको गूगल ड्राइव पे जो है लिंक मिल जाएगा उन क्वेश्चंस का, तो आप उन क्वेश्चंस को करिए, तो आपका जो है एसी में पावर का कंसेप्ट थोड़ा सा और स्ट्रांग होगा। आपको जो है हल्का हल्का सा जो है भौकाल पावर के बारे में भी पता चला होगा और ट्रू पावर के बारे में भी आप लोगों को पता चला होगा। ठीक है, तो आज की क्लास को जो है हम यहीं पे फिनिश करते हैं। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है आपको जो है गूगल ड्राइव पे उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और अनपढ़ के साथ जुड़े रहिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ते रहिए।